जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो है, जो टॉप 20 की सीरीज चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, 9वां पार्ट है। 8 पार्ट ऑलरेडी वीडियो पर इस पे अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं। देखिए ये टॉप वैसे इसमें 30 क्वेश्चन है, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन है। इसके अलावा ये मतलब आप जो व्याख्या और ये सब सुनेंगे इस वीडियो में, तो 25 से 30 प्रश्न, 40 प्रश्न लगभग आपके वैसे भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये सिर्फ टॉप 20 या टॉप 30 की सीरीज़ नहीं है। आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 40 से 50 प्रश्न आपके, अच्छे खासे प्रश्न आपके तैयार होते हैं। ठीक है, ये कहीं भी जहाँ पर जीएस पूछा जाएगा, चाहे वो पीसीएस का प्री हो, आरओ हो, वीडियो का री एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, कहीं भी किसी भी स्टेट के पीएससी में जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, तो बेसिकली जीएस ही बता रहा हूँ मैं इसमें। तो जीएस तो हर जगह आता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी का भी हो, तो जीएस हर पेपर में देखने को आपको मिलता है। उसी से संबंधित ये सारे प्रश्न संबंधित हैं, सारे प्रश्न उसी से हैं रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं मैंने, उस पर चैनल द्वारा कुछ ना कुछ हमेशा स्टडी से रिलेटेड या परीक्षा से संबंधित कुछ ना कुछ वीडियोस हमेशा आता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा उसमें कंटेंट। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी होगी उसमें भी, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। 30 प्रश्न मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाए थे, तो वहीं नेक्स्ट उसी से शुरू करते हैं। देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है ये बंदरपुक्ष नामक एक वो है, जगह है। ठीक है, वहीं से इसका उद्गम होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसमें मैचिंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो मैचिंग में आ जाता है और ये वैसे भी आएगा, तो आप इसको, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि भार के अनुसार पानी में H2O मतलब पानी में H2O, पानी का ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत ये याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको, 11.11 ही होता है। देखिए, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। यमुना नदी जो है ये, जैसे गंगा और यमुना दो मतलब एक ऐसी नदियाँ हैं, जैसे आप गंगा की ही ट्रिब्यूटरी हो जाती है ये यमुना। कहाँ से आके मिलती है, कहाँ पे मिलती है ये? तो यमुना जो है वो गंगा से कहाँ पे संगम होता है, इनका मिलन कहाँ पे होता है? तो प्रयागराज में होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो जो आरबीसी होती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? ये आप अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होती है ना, वहाँ पर ये बनती हैं। इससे संबंधित एक दो प्रश्न पूछे गए हैं, जो उसको ध्यान दीजिए। जैसे इनका जो लाइफ साइकिल है वो पूछा गया है, तो 120 डेज़ याद रखिए, 4 महीने या 120 डेज़, ये दोनों मतलब एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और ये बनती तो हैं बोन मैरो में, लेकिन इनकी जो ये खात्मा कहाँ पे होता है बेसिकली इनका, जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पर जाके डिस्ट्रॉय हो जाती, तो प्लीहा याद रखिएगा, प्लीसेंट जो है प्लीहा, ये याद रखिएगा। ठीक, प्लीहा में जाके ये इनका विनाश होता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए, प्रिंटर हार्डवेयर है, बिल्कुल है। ठीक है, आपका ये माउस भी हार्डवेयर है, बिल्कुल है, आपने देखा होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप टच करके महसूस कर सकते हैं, मतलब आप उसको छुएं, महसूस करें, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ये मतलब सिंपल सा चीज़ है। और जो चीज़ आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो देखिए, कीबोर्ड भी आप टच करते हैं, ये माउस, प्रिंटर, ये सब जो है आप टच करते हैं, इसका फील करते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, वो आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, वो आंसर हो गया उसका। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो कंप्यूटर जो है वो एक मतलब मशीन ही है। ठीक है, विविध टाइप के जो आंकड़े हैं वो सब उसमें रखे जाते हैं, आपने देखा होगा अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है। आजकल तो मोबाइल ही ऐसे हो गया है कि सारा डाटा उसी में रखता है आदमी। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, उसकी शक्ति क्या है, उसकी गति है, उसकी मेमोरी है, ठीक है, उसकी ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है वो आपको मिलेंगी, यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण
कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसके कारण कंप्यूटर काम करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी कंप्यूटर में काम करने का मतलब पहली जो प्रायोरिटी है वो है कि उसमें ओएस होना चाहिए। ओएस क्या है? बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर है तो ये याद रखिएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओएस होना चाहिए उसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से ना, तो याद रखिएगा। मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है। मॉडम आपने देखा है? मॉडम अगर नहीं देखा है तो नॉर्मली आप कहीं किसी कैफ़े में जाएंगे तो आपको एक ऐसे एक ऐसे छोटी सी मतलब डिवाइस दिखेगी जिसके यहाँ पे भी एक एंटीना निकला होगा, कान खड़ा होगा, और इधर भी दोनों तरफ किसी में एक ही होता है, वो होता है बेसिकली, मतलब लेमैन की भाषा में उसको मॉडम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है आपने देखा होगा, अगर आपके पास घर में लगा हुआ है ब्रॉडबैंड वगैरह तो आप आसानी से समझ सकते हैं। टेलीफोन की लाइन आती है और उससे फिर यहाँ पे लगा होता है मॉडम, और उससे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। जो आपकी डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है वो कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली क्या करता है वो, इन टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में वो कनेक्टर का काम करता है। ये लैन है, ये बेसिकली लैम लिख दिया है लेकिन वो है लैन, ठीक है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन वैन भी होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी याद रखना, ठीक। तो इस तरीके से लैन वैन ये सब होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। 1 MB मेमोरी जो होती है वो उसमें कितने KB होते हैं? तो 1, अब कन्फ्यूज़ मत होइएगा इसमें, बाइट और बाइट्स ये दोनों चीज़ लिखी हुई हैं, तो ये सिर्फ बाइट ही होता है। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, ठीक। तो याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार गलती हो जाती है। जब आप हल करेंगे किलोबाइट्स पहले दिख गया तो पता चला उसी में आपने लगा दिया टिक, और वो गलत हो जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है कि एक हाइपर मीडिया है। बेसिकली किस चीज़ के लिए है ये? तो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों से ये जोड़ने का एक माध्यम है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैम। रैम क्या है? रैम जो है ये एक मतलब बोलते हैं ना रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये केवल पढ़ने के लिए मेमोरी है, ठीक, याद रखिएगा। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। IRC, ये IRC ये क्या है? ये बेसिकली तो ये है इंटरनेट रिले चैट। क्या है? इंटरनेट रिले चैट, याद रखना इसको, ठीक। वाडा का संबंध किससे होता है? तो वाडा का संबंध आपका डोपिंग से होता है। वाडा क्या करता है, जैसे जब कोई बड़ा मतलब ये गेम वगैरह होते हैं बहुत बड़े लेवल के, स्तर लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो क्या करता है कि खिलाड़ियों का जो मतलब गेम शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, या जो भी टाइम रहता होगा उनका, वो उनके सैंपल्स कुछ लिए जाते हैं, ब्लड के, यूरिन के या किसी इसके, ठीक है। तो ब्लड, यूरिन या इन चीज़ों का सैंपल लिया जाता है और उससे पता करते हैं वो लोग कि इन्होंने गेम से पहले कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी एनर्जेटिक कोई चीज़ तो नहीं ली है जो अनऑथराइज्ड हो, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है वो वर्जित हो, एटलीस्ट खेल के समय आप नहीं ले सकते हो। तो उसकी टेस्टिंग करते हैं ये लोग। ये बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया आपको। बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता रहा होगा वाडा क्या करता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। चीज़ों के बारे में अगर आप पता रखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। BOD के बारे में समझ लीजिए। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ये क्या होता है कि जो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है, ठीक है, घुलित ऑक्सीजन यानी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, उसी को BOD कहा जाता है। और वो प्रदूषण अगर वो कम हो रही है धीरे धीरे, तो आप ये समझिए कि वो जलीय वातावरण वो प्रदूषित हो रहा है। यानी कि जल का प्रदूषण स्तर चेक करने के लिए, किसी नदी का प्रदूषण स्तर चेक करने के लिए, या ये सब कहीं किसी तालाब का या झील झरना जो भी है उसका प्रदूषण चेक करने के लिए उसमें BOD ही चेक किया जाता है, ठीक है। BOD कितनी होती है, तो उसी के आधार पर ये तय करते हैं कि वो प्रदूषित है कितना, किस स्तर तक प्रदूषण उसमें फैला हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। UPPCS का तो ये खास वो है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता पूछ रहा है इसमें, तो सबसे अधिक जो है वातावरण में आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 78% या 78 पॉइंट समथिंग होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है। तो इनका क्रम याद रखिएगा। इनका क्रम मैंने बताया भी था आपको एक पिछले वीडियो में। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश है।
फाइबर ऑप्टिकल से इसके सारे ज़िले जो है वो कनेक्टेड हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन जो उसका विचार है, सबसे पहले किसने मतलब विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आर्थिक दोहन वो जो ड्रेन वेल्थ या वेल्थ ड्रेन थियरी जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ठीक है। और किस में दिया था ये भी याद रखिएगा, उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये याद रखिएगा, इस पिछले जो लास्ट जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसमें पूछा गया था इसकी पुस्तक की मतलब प्रकाशन की डेट, तो वो 19 ईयर पूछा था कि किस ईयर में ये बुक प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखिएगा 1901 में प्रकाशित हुई थी ये। निम्नलिखित का सही क्रम दिया पूछा गया है, तो आप देखिए इसमें सही क्रम देखिए, इस तरीके के प्रश्न यूपी पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं ये, चाहे वो आरओ हो या पीसीएस का हो, तो उसमें सब में ये पूछे जाते हैं। तो इनके ईयर याद रखिए, और ईयर में भी कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपको डेट में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे अब देखिए इसी में सी राजगोपालाचारी जो योजना थी वो 1944 में ये इनके द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। राजगोपाल CR फार्मूला भी इसको बोलते हैं, ये भी एक याद रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न, CR फार्मूला, ठीक है, CR फार्मूला, तो इसको भी याद रखिएगा, फार्मूला, ठीक। CR फार्मूला यही है, ये सी राजगोपालाचारी द्वारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये 1944 में, वेबल योजना 1945 में, ठीक। माउंटबेटन योजना आपकी 1947 में आई थी, और ये कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो ईयर मैंने बताया है, इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन के ये इस तरीके से पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने बता रखी है, वीडियोस देख लीजिएगा। ताबड़तोड़ सीरीज़ है, अगर आप उसको देख लेंगे तो यकीन मानिए उस आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं उन पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको देखिए और देख कर बताइए कि कैसा लगा वो वीडियो आपको, वो सीरीज़ कैसी लगी आपको। 29 वीडियो हैं उसमें, लेकिन ये मान के चलिए कि उससे 29 वीडियो से आपके कम से कम नहीं तो 35 से 40 प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपके मतलब फंस सकते हैं, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? मैंने अभी गांधी जी को के जो 3 सबसे बड़े जन आंदोलन जिसको कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उन पर एक सीरीज चलाई है। तो उसका जो पहला वीडियो है असहयोग आंदोलन, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड फैक्ट्स और जानकारी, पूरा विश्लेषण सहित मैंने वीडियोस बना रखा है, उसकी लिंक दे दूंगा आपको, आप उसको देख लीजिएगा, देखिएगा, उसमें कोई भी प्रश्न आपका इस तरीके से गलत नहीं होगा। तो ये जो बातें कही थी ये वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कही थी, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी? देखिए, आपको इसके बारे में भी मैंने अभी जब असहयोग आंदोलन बताया था मैंने, तो इससे रिलेटेड कोई सा भी जब आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी आंदोलन हो, तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं पहले उस आंदोलन या कोई बड़ी चीज़ घटना घटने से पहले। आप आंदोलन ही नहीं, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप कोई क्रांति ले लीजिए, कोई जो भी घटना घट रही है, उसमें क्या होगा कि उससे पहले कुछ परिस्थितियां घटी हुई होंगी या कुछ घटनाएं ऐसी बनी, उनके द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो आंदोलन या क्रांति, ठीक है, या घटना जो भी है वो घटित हुई। तो उससे मैंने रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे जो फैक्ट्स हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है, तो मैंने उसमें ये बताया था उस समय कि रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। उस रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट ऐसा वो था, नियम था ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया, जिसमें नो वकील नो दलील नो अपील, यानी आप ना कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं। आप अगर संदेह आप पर हुआ तो आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा था, और उसी विरोध के चलते ये पंजाब के जो ये 2 मतलब प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनकी गिरफ्तारी के को मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए और
काफ़ी संख्या में, मतलब बहुत ही कह सकते हैं मतलब विनम्र, उसमें शांत, उससे अहिंसात्मक रूप से वहाँ एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में। लेकिन वहाँ पर जनरल डायर जो थे, उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कुछ किए, हालांकि वहाँ धारा 144 लागू थी, लेकिन फिर भी ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत किया और बहुत ही मतलब घिनौनी एक तरीके से इतिहास में कलंक के रूप में रहा है ये। तो वो हरकत करी और हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए और हजारों लोग घायल हुए। ठीक है, तो ये इसमें जो आंसर होगा ये यही होगा। इसी के अगेंस्ट जो है जब ये घटना हुई तो मतलब व्यथित होकर, जो ये ऊपर मैंने बताया ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो अपनी उपाधि, इनको सर की उपाधि दी गई थी, और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनमें से जैसे वो वायसराय की कार्यकारिणी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस तरीके से जो घटनाएं हुई, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ये 13 अप्रैल को जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ही। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ये चीज़ याद रखिएगा। 1867 में, ये भी ईयर भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? देखिए, बारदोली सत्याग्रह ऐसा ये सत्याग्रह था जो लगान वृद्धि के अगेंस्ट था ये, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको कवर किया है। जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, ये डांडी मार्च और ये सब ना, सब चीज़ कवर किया हुआ है। नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में स्थान लिया? यानी कि भाई जब आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन कुछ दिन चला, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गांधी जी के जो गांधी जी के स्थान पे जो किसने फिर नेतृत्व किया था, तो वो अब्बास तैयब जी थे। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है ये। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? देखिए, इसमें गांधी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, उसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है और उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। डांडी मार्च से ही वो उसका प्रारंभ हुआ था। डांडी मार्च साबरमती से 12 मार्च को 1930 को प्रारंभ किया था 78 समर्थकों के साथ, और वो डांडी में 5 अप्रैल को जाकर पहुंचे थे। 24 दिन में 240 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की थी, ये भी याद रखिएगा। और 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी में सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, देखिएगा। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च, उसके आगे पीछे की जो घटनाएं हैं उससे कोई सा भी फैक्ट छूटा नहीं है, आपका कोई भी फैक्ट गलत नहीं होगा, कोई सी भी परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? तो हेमकुंड साहिब का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर है। प्लानिंग एंड द पुअर, कौन है लेखक? तो वीएस मिन्हास द्वारा ये बुक लिखी गई है, बेसिकली इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने के लिए कौन सी नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, इनके द्वारा एक मतलब प्रोग्राम शुरू किया गया था, पूरा जिसको बोलते हैं, PURA, ये भी याद रखिएगा कि पूरा किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ठीक है, पूरा, ये याद रखिएगा। पूरा का फुल फॉर्म भी पूछा गया है और किसने प्रारंभ किया और कब प्रारंभ किया वो भी पूछा गया है। तो 2004 में ये शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और अपने जो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन की भी संज्ञा दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनका जो योगदान है वो मतलब बहुत बड़ा है, अतुलनीय है, उसको आप मतलब किसी चीज़ से तुलना ही नहीं कर सकते हैं। चलिए, द ऑडिसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? बराक ओबामा। द ऑडिसिटी ऑफ होप, इनके द्वारा एक पुस्तक और भी लिखी गई है, फ्रॉम ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ऐसे करके है एक बुक, वो भी याद रखिएगा। तो क्या पता वही पूछ लिया जाए, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर करके है, तो ये पुस्तक और वो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। महिला T20 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो हुआ था वो किसने जीता था? तो पहले याद रखिए कि कब हुआ, कब था ये, तो 2009 में हुआ था ये। और पहला जो था वो जीता किसने था? वो इंग्लैंड ने जीता था। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, विनर का पता चल जाएगा, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि भारत अपना भारत जो है वो खिताबी दावेदार है, तो हो सकता है
होप फॉर द बेस्ट। अच्छा खेलेंगे तो जीत सकते हैं, और यही आशा है कि जीतें। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ये टॉप 30 के साथ मैंने बहुत सारे प्रश्नों पर व्याख्या के माध्यम से मैंने इसमें आपको चर्चा किया है। तो एक मतलब ये 30 क्वेश्चन ना हो करके इसके साथ 20 से 25 क्वेश्चन और भी आपके क्लियर हुए होंगे। तो वो चीज़ याद रखिएगा आप, क्योंकि उनको अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।